ओके बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है, इस कक्षा में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया, जो मलेरिया होता है वह क्या होता है, इसका जो पैरासाइट है मलेरिया एंड एड्स। एक मिनट, पैरासाइट मलेरिया, इसके पैरासाइट के बारे में तुम लोग जानते हो कि जो मलेरिया है, यह मलेरिया खास करके जो उष्ण क्षेत्र थे और जहाँ की वनों की अधिकता अधिक होती थी, और साथ ही साथ जो है वर्षा की भी काफ़ी मात्रा होती थी या दलदली क्षेत्र होते थे, वहाँ बहुत तेजी के साथ फैलता था और अब भी फैलता है। हालांकि काफ़ी कुछ जो है वो अब विश्व में मलेरिया पर काफ़ी कुछ जो है वह नियंत्रण हो चुका है। उसके बावजूद भी यह नए नए रूपों में दिखाई देता है। अब जो मलेरिया है, तुम लोग जानते हो जो मलेरिया का वाहक है वह एक मच्छर है जो रोग का वहन करता है। कौन? मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? ये जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, यह फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग होता है। यानी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वह इस रोग की वाहक होती है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ये समझते हैं कि मलेरिया का जो कॉज है वह कॉज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या मच्छर है। लेकिन वास्तव में जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, यह मलेरिया का जो कॉज है वो कॉज न होकर के इसका कैरियर है, वाहक है, जो किसको क्या करता है, वहन करता है। किसका? इस मलेरिया के पैरासाइट का। तो मलेरिया का पैरासाइट कौन है, इसका कॉज या जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट एक प्रोटोजोआ होता है। अब प्रोटोजोआ जो है इसका कॉज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोन डिजीज है। अब इस ये जो प्रोटोजोआ है इसका नाम है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया के इस कॉज या कारण की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने इस मलेरिया के कॉज की खोज की थी। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग जातियां होती हैं जो कि मलेरिया को उत्पन्न करती है। अब ये जो मलेरिया है इसमें क्या हो सकता है कि जो बुखार है वो 2 दिन छोड़ करके तीसरे दिन आए या चौथे दिन आए, इस प्रकार के क्या होती है कंडीशन उत्पन्न होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार के मलेरियल पैरासाइट के कारण होती है।
अब कौन कौन से इसके जो है जातियां हो सकती है प्लाज्मोडियम की, जो कि क्या करती है, इस मलेरिया को फैलाती है। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। बना देंगे कि ये सबसे कॉमन टाइप के जो क्या है प्रजाति है किसकी, प्लाज्मोडियम की। और ये जो प्लाज्मोडियम की प्रजाति है, यह जो है जो खास करके उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, टेम्परेट जो जोन जिनको हम कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, यह प्रजाति पाई जाती है। और इसमें जो है जो बुखार आता है वह 72 घंटों के बाद 48 आवर्स के बाद ये क्या करते हैं, बुखार को उत्पन्न करते हैं। और जो 72 आवर्स में जो कह रहा था, इतने घंटों के बाद जो बुखार आता है उसको उत्पन्न करने वाली जो मलेरिया पैरासाइट की जाति होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी। यह क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरी। अगली जो जाति होती है इसकी, यह प्लाज्मोडियम ओवेल या ओवेली, क्योंकि ओवल शेप्ड की होती है इसलिए ये ओवेली, इसका जो है क्या कर दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है। अगली जो सबसे घातक इसमें प्लाज्मोडियम की जाति है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और तुमने सुना होगा कि कई बार कि मस्तिष्क का मलेरिया हो गया है, या सेरिब्रल मलेरिया जिसे कहा जाता है, मस्तिष्क में मलेरिया का जड़ चला जाता है, वह इस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रजाति के कारण ही उत्पन्न होता है। यह अत्यंत घातक प्रकार का मलेरिया पैरासाइट है, जिसके कारण की व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो, ये तो थे किसके, जो मलेरिया पैरासाइट है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जो इसका कैरियर है वह फीमेल एनाफेज मॉस्किटो है, जो इसका कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम की अलग अलग जातियां होती है। अब देखो, अब किसी को अगर मलेरिया हो जाता है, मलेरिया, तो उसमें हम लोगों को क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि जो मलेरिया के लक्षण, किसी भी रोग के जो लक्षण हैं उनको इंग्लिश में सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स, मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स है। एक तो जो रोगी है उस रोगी को क्या आएगा, फीवर। कैसा होगा ये फीवर, रुक रुक करके उसको बुखार आता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, उसको ठंड का अनुभव होता है, कोल्ड फीलिंग उसके होती है, यानी कि उसको सर्दी लगती है, उसको कंपकपी करके बुखार आता है, यानी सीवरिंग हो जाती है ठंड के कारण। और फिर जो है जब बुखार आता है तो उसको पसीना होता है, फिर उसके बाद जो है उसको सर्दी लग करके पुनः बुखार आ जाता है। अब इसमें क्या है, जो बुखार है वो उसके बाद जो है मैंने तुमको बताया कि बहुत तेज क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलेगा तो उसके शरीर का तापमान पुनः सामान्य हो जाएगा और फिर
जो है रुक जो है बुखार क्या हो जाएगा, जब उतर जाएगा तो पुनः फिर क्या होता है, बुखार आता है। अब इसमें सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो यह प्रभाव डालता है, यह हमारी लाल रक्त कणिकाओं पर भी प्रभाव डालता है, उनको बर्स्ट कर देता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता होती है वह घट जाती है, तो शरीर में आलस्य उत्पन्न हो जाता है। जो है क्या उत्पन्न हो जाएगी, लेजीनेस। साथ साथ क्या होता है, हेडेक भी होता है, हेडेक भी इसमें उत्पन्न हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, अगर मलेरिया जो है बहुत दिनों से बना हुआ है तो इसके कारण जो होता है वह खून की कमी भी हो जाती है, एनीमिया को भी यहाँ क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। यानी खून की कमी भी शरीर में दिखाई दे सकती है। अब देखो, ये तो थे मलेरिया के क्या सिम्टम्स। अब जो मलेरिया का पैरासाइट होता है, यह पैरासाइट अपनी जो लाइफ साइकिल है, यहां पर मैंने ये चित्र बनाया है, ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की मैंने यहाँ पर जो है क्या करी है, लाइफ साइकिल बनाई है। देखो, यह जो पैरासाइट होता है ये डाइजेनेटिक है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं द्विपोषदीय। पोषदीय यानी होस्ट। कितने होस्ट होते हैं इसके, 2 होस्ट होते हैं। कौन कौन से 2 होस्ट हैं, एक है इसका मॉस्किटो और दूसरा होस्ट इसका जो है वो कौन है, ह्यूमन, मनुष्य। जो मनुष्य है और जो मच्छर है, इसमें 2 जगह यह अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और मॉस्किटो भी कौन सा, वो फीमेल एनाफिड, जो मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। तो ये द्विपोषित डाइजेनेटिक होता है। होता क्या है कि अगर मलेरिया की जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जो जिसे मैंने तुम्हें बताया है, वो किसी मच्छर, जो मच्छर है उसके आमाशय में, स्टोमच में क्या होता है, यहाँ रहता है। और वहां से क्या होगा कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं, इस पैरासाइट में जो ऊशिष्ट से जब ये लिबरेट होते हैं, तो लिबरेट होकर के यहाँ पर ये मच्छर की सैलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। और जब कोई मच्छर किसे काटता है, मनुष्य को काटता है, तो वह उसके रक्त में चले जाते हैं। कौन चले जाएंगे, मलेरिया के पैरासाइट के जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रक्त में। अब रक्त में जाकर के वो रक्त के प्रवाह के साथ लीवर सेल में पहुंचते हैं, और लीवर सेल में पहुंच करके वह लीवर की कोशिकाओं को में जाकर के वहां से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं और क्रिप्टोजोइट्स का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लीवर की सेल है इसके भीतर इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं और क्रिप्टोमेरोजोइट्स का निर्माण कर देते हैं। पुनः यह जो है नई जो क्या होती है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। अब ये वाली जो पहली स्टेज है इसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी कहते हैं, या प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी भी इसको कहलाता है।
अब जो ये जो नए यहाँ पर क्या बने हैं, जो क्रिप्टोजोइट्स बने हैं, जिनको हम अब क्या कहेंगे, क्रिप्टोमीरोजोइट्स कहेंगे, ये पुनः क्या करते हैं, नए लीवर के सेल्स को प्रभावित करते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्याओं को यह बढ़ाते हैं और मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स का निर्माण करते हैं। अब मेरा क्रिप्टोमीरोजोइट से क्या हो सकता है कि ये क्या होंगे, पुनः लीवर की कोशिकाओं से बाहर आकर के अब जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं। और यहाँ अब जो है जो साइजोगोनी है आरबीसी में वह प्रारंभ हो जाती है। पहली जो स्टेज इसमें आती है वो प्लेट लाइक स्टेज बनाते हैं और यहीं से इसमें गैमिट का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैक्रोगैमिट या माइक्रोगैमिट बना सकते हैं और जो कि कहाँ रहेंगे, मनुष्य के रक्त में रहेंगे। या फिर प्लेट लाइक स्टेज से होते हुए जो है यह जो आरबीसी होती है उसके भीतर एक रिंग की तरह, अंगूठी की तरह की रचना बना देते हैं जो कि सिग्नेट रिंग स्टेज कहलाती है। पुनः जो ये अवस्था है एमीबॉइड स्टेज आती है और इस एमीबॉइड स्टेज के बाद जो साइलेंट होता है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन या केंद्रक विभाजन हो जाता है। केंद्रक जो विभाजित हो जाता है तो ये साइलोजॉइट्स का निर्माण करता है या मीरोजॉइट्स का निर्माण करता है। अब ये क्या होते हैं, ये मीरोजॉइट्स क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे। कहां से बाहर निकलेंगे, ये क्या थी, ये आरबीसी है, यानी जो लाल रक्त कोशिका है, इस कोशिका को यो फाड़ देंगे। जब ये रुधिर की कोशिका को, जो लाल रुधिर कोशिका है उसको फाड़ देते हैं तो हीमोजाइन का निर्माण करते हैं जो कि एक टॉक्सिन होता है और इसी टॉक्सिन के कारण जो होता है वह बुखार में कंपकपी लगती है। आप पुनः यह क्या कर सकते हैं, आरबीसी को फिर से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर देते हैं। नई आरबीसी जो होती है उनको प्रभावित कर देते हैं। अब ये या तो साइजोगोनी में जाएंगे या फिर ये क्या हो जाएंगे, रक्त में होंगे, क्योंकि आरबीसी में तो है ही। अब जब यहाँ पर ये रक्त में रहते हैं तो ये मैक्रोगैमिट्स और माइक्रोगैमिट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। या तो ये इस वाली किसमें चले जाए, साइकिल में, या फिर ये जो है यहाँ से मच्छर के द्वारा इनको क्या कर लिया जाए, सक कर लिया जाए। अब जब ये सक करेंगे तो ये जब ब्लड जाएगा तो उसके स्टोमच में जाएगा। उसकी जो भोजन नली है उससे होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ पहुंच गए, उसके स्टोमच में। अब ये क्या है, मैक्रोगैमिट्स। जो मैक्रोगैमिट्स होते हैं ये मेल है और सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, और ये फीमेल है। और जो माइक्रोगैमिट्स हैं ये क्या है, मेल है। थोड़ा यहाँ पर से ढंग से ये जो साइन है ये साइन बन नहीं पाया, खैर तुम लोग समझ जाओगे। ये मेल। अब ये जब कहाँ पहुंच गए, किसके भीतर पहुंच गए, मॉस्किटो के स्टोमच पे, तो वहां जाकर के ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो फ्यूज होकर के किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का, और फिर ओकेइनिट का ये क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। और जो स्टोमच की वाल होती है उससे बाहर को आ जाते हैं और ऊशिष्ट बनाते हैं। इस ऊशिष्ट जब ग्रोथ करता है तो वहां पर बहुत सारे स्पोर्स का निर्माण करता है। इसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं और यही स्पोर जो है क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब ये क्या होता है, जो मेचर उशिष्ट है, जब ये मेचर हो जाता है तो इसके भीतर के जो स्पोरोजोइट्स है ये बाहर निकल करके आकर के मच्छर की सैलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। अब पुनः यह मच्छर क्या करेगा, जब क्या करेगा, मनुष्य को काटेगा तो ये मनुष्य के शरीर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से तुम समझ गए होंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का या जो मलेरियल पैरासाइट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या सेक्सुअल साइकिल जो है
ये किसमें पूर्ण हो रही है, इसकी कहां पूर्ण हो रही है, ये इस मॉस्किटो में। और जो एसेक्सुअल साइकिल के द्वारा ये क्या कर रहा है, अपने नंबर बढ़ा रहा है, वो कहां बढ़ा रहा है, ह्यूमन बीइंग में, या यहां से समझ लो ये मॉस्किटो में और ये कहां होगी, ह्यूमन बीइंग में होगी। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल होती है मलेरियल पैरासाइट की। अब हम इसमें जो मलेरिया है इसमें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो मलेरिया है, इस मलेरिया में हम लोगों को अगर मलेरिया से बचाव के क्या करने पड़ेंगे, उपाय अपनाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करें कि हम रोग से बचाव करें। जो मॉस्किटो नेट है, घर में हम लोग क्या करें, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। अपने आसपास जो है मच्छर मारने की दवाई का क्या करें, इस्तेमाल करें। जो जैसे डीडीटी वगैरह जो होती है, डीडीटी के बारे में तुमने सुना होगा कि अब जो मच्छर जो है वह डीडीटी से सामान्य तौर पे कहा जाता है कि नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते, कि असल में क्या होता है कि कुछ मच्छर इस प्रकार के रहे जिन्होंने क्या करा, डीडीटी के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लिया, वो बचे रह गए और उनकी ही जो प्रोजनी है यानी जो उनकी पीढ़ियां हैं वो इस प्रकार की पैदा हुई जिन पे कि डीडीटी का असर नहीं होता है। इसके साथ साथ तुमने देखा होगा बहुत सारे जो है मॉस्किटो रिपेलेंट जो है बाजार में आते हैं, मच्छर भगाने के जो अगरबत्तियां आती हैं, कुछ डिवाइसेस जो हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि मच्छरों को भगाने के लिए यूज की जाती है, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या किया जाए कि क्योंकि जो मच्छर होते हैं इनके लार्वा जो होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, जो पानी, रुका हुआ पानी होता है। तो घरों के आसपास हो गया या कोई बर्तन इस प्रकार के बाहर पड़े हुए हैं जिनमें कि पानी रुकता हो, या जैसे कुछ टायर वगैरह जो होते हैं, गमले वगैरह जो हमारे हैं, वहां अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें मच्छर के लार्वा पनपते हैं। तो उस पानी को हटा देना चाहिए, या फिर अगर वह संभव ना हो, कोई तालाब है, पोखर है, इस प्रकार का गड्ढा बना हुआ है जहां पानी भरा हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी, तेल, केरोसिन जिसके लिए कहा जाता है, उसको डाल सकते हैं। जब इसको हम डालेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो मच्छर के लार्वा है, क्योंकि वो बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाएगी और वे समाप्त हो जाएंगे। या और हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो है जंतु होते हैं, कुछ मछलियां हैं या मेंढक वगैरह जो है, मछलियों की बहुत सी प्रजाति ऐसी हैं जो कि इन लार्वा को क्या करते हैं, जो फिश है वो क्या करती है, इन लार्वा को खा जाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन मछलियों को छोड़ सकते हैं पोखर इत्यादि में। तो उससे हम लोगों को क्या होगा, दोहरा लाभ हो सकता है, मच्छर भी समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ मत्स्य पालन भी हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे घर की नालियां वगैरह जो हैं उनको भी हम लोगों को साफ रखना चाहिए। अब जो रोगी होता है, इस रोगी का जो उपचार है, अगर पूरी सावधानी बरतने के बाद भी अगर मच्छर काट लेता है, मलेरिया उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर जो विशेष करके इसमें जो दवा दी जाती है वह है क्विनेन। यह क्विनेन जो होती है, यह एक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और इस वृक्ष को का नाम है सिनकोना। सिनकोना नामक
वृक्ष की छाल से कुनेल को प्राप्त किया जाता है। अब जरा ध्यान रखोगे, कई बार बच्चे जो होते हैं वह रट लेते हैं कि सबसे बड़ा जो पेड़ है वो सिकोया का होता है, कुनेल सिनकोना से मिलकर, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे एन और यहाँ भी एन है, ये एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। तो सिनकोना, जबकि सिकोया में जो है न का उच्चारण नहीं हो रहा है, एन नहीं आ रहा है, तो कुनेल और सिनकोना, तो सिनकोना से जो है इनको आपस में क्या कर लोगे, मेल कर लोगे, और जब इनका मेल हो जाएगा तो जान लोगे कि कुनेल जो है वो सिनकोना से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी कुनेल जैसी ही जो है कृत्रिम औषधियाँ बनाई गई हैं, जिनमें केमोक्विन है, क्लोरोक्विन है, इसके साथ साथ निवाक्विन वगैरह, जो बहुत सारी इस प्रकार की औषधियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है। लेकिन एक बात थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देनी होगी कि हम लोगों के ये जो हम दवाइयाँ यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, इन दवाओं की मात्र यह जानकारी है। यहाँ इस प्रकार से नहीं है कि तुम लोगों ने यहाँ पे दवाओं के नाम पढ़ लिए तो तुम स्वयं से डॉक्टर बन जाओ। स्वयं से डॉक्टर नहीं बनना है। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास ही ले जाना है, और उसके द्वारा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड करी जाती है उन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को यहाँ पर तुम समझ गए होंगे कि जो मलेरिया है वो कैसे उत्पन्न होता है, इसका पैरासाइट क्या होता है, और वह पैरासाइट किस प्रकार से डायजेनेटिक जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल को पूरा करता है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम जो अगली विषय, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, एड्स और कैंसर, इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे।